नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में हमने मोहम्मद गौरी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको जाके देखो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप इतिहास को एक क्रम में पढ़ सको। तो इसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो समय है वह 1206 से 1526 ईस्वी के बीच रहा था। तो इसके अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सल्तनत काल को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहासकारों के अनुसार 1206 से 1526 यानी 320 वर्ष तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब देखिए, सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहला हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए गुलाम वंश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब गुलाम वंश के बारे में या दास वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश या दास वंश का जो समय था, यानी शासन काल का जो समय था, वह 1206 से 1290 ईस्वी के बीच था। अब देखिए, इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहते हैं? तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा इस वंश के 3 प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा इस वंश के जो 3 प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये भी जो था वो गुलाम था। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं। कुछ अन्य इतिहासकारों ने इस वंश को मामलुक वंश का नाम देते हैं। कुछ अन्य इतिहासकार इस वंश को मामलुक वंश का नाम देते हैं। ये भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में आपको ये भी डाल के पूछा जा सकता है कि मामलुक वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो मामलुक वंश क्यों बोला गया? क्योंकि अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश में जो कुल 11 शासक हुए थे उसमें से 3 ही जो है वह गुलाम थे। ठीक है, बाकी के गुलाम नहीं थे, तो इन्हें गुलाम वंश या दास वंश कहना उचित नहीं होगा। इसलिए कुछ अन्य इतिहासकार जो है इसे मामलुक वंश का नाम देते हैं। अब देखिए, गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश के जो शासक थे, कई बार आपको ऑप्शन इस तरह से देते हैं कि इनमें से बताइए कौन से गुलाम वंश के शासक नहीं हैं। तो आपको शासक जितने भी थे उनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शासक हुए थे उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, गुलाम वंश के शासक सबसे पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आराम शाह था, जो 1210 ईस्वी में ये शासन किया। सिर्फ 8 महीने के लिए ही यह शासक बना था। इसके बाद इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी के बीच रहा था। फिर फिरोज शाह, जिसका शासनकाल 1236 में रहा था।
इसके बाद रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 के बीच में रहा था। इसके बाद बहराम शाह, इसका शासनकाल जो है वो 1240 से 1242 ईस्वी के बीच रहा था। इसके बाद जलाउद्दीन महमूद शाह, इसका शासनकाल जो है 1242 से 1246 ईस्वी के बीच रहा था। इसके बाद नासिर उद्दीन महमूद, इसका जो शासनकाल है 1246 से 1286 ईस्वी के बीच रहा था। इसके बाद बलबन का जो शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी के बीच रहा था। इसके बाद केकुबाद, जिसका शासनकाल 1286 से 1290 ईस्वी के बीच रहा था। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक क्यूमर्स, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी में तक रहा था। ठीक है, इसी की हत्या करके जो है खिलजी वंश का स्थापना होता है। तो ये सबसे लास्ट शासक था इस वंश का। अब चलिए इस वंश का जो प्रमुख शासक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस वंश का संस्थापक था इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहा था। तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी, इससे पहले वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप जाकर उसे देख लो, ताकि आप इतिहास के क्रम को अच्छे से समझ पाओ और सही तरीके से उसकी अध्ययन कर पाओ। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति था। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति था, इसने ही गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की। अब हम इसका राज्य अभिषेक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने जो है वो गुलाम वंश की स्थापना कर दी तो फिर इसका राज्य अभिषेक होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 24 जून 1206 ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में। दास्ता के बंधन से मुक्त नहीं होने के कारण इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि यह जो है मोहम्मद गौरी की गुलाम था। इसने अपनी गुलामता या दास्ता से मुक्त नहीं होने के कारण इसने सुल्तान की उपाधि जो है वह धारण नहीं की। इसने मलिक और सिप सालार की उपाधि धारण की, जबकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और इसने मलिक और सिप सालार की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। साथ ही इसे हातिम ताई और कुरान ख्वाह भी कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख वक्स कहा जाता था। साथ ही इसे हातिम ताई और कुरान ख्वाह भी कहा जाता था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि, इनके जो है वह दो दरबारी कवि थे। पहला हसन निजामी और दूसरा फ़क़-ए-मुदब्बिर। ये दो जो थे, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दरबारी कवि था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली और इसने कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। बाकी के 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और इसके जो 2 मंजिल है, ठीक है, 2 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बाकी के 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने किया था।
बाद में इस पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो कुतुब मीनार से आपको 3 जो है प्रमुख व्यक्ति का नाम याद रखना है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसका नींव डाला और 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश, जो इसके बाकी के 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। और बाद में जब इस पर बिजली गिर गया तो उसका पुनः निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद राजस्थान का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार के अलावा इसने कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार के पास, और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ये एक खेल है, ठीक है, जिसे घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है, चौगान। यही खेलते समय जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। इसके मृत्यु के बाद इसे कहाँ पे दफनाया गया है? तो लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र था आराम शाह, जिसे लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया, ठीक है। अब हम इल्तुतमिश का जो शासनकाल था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच में रहा था। तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आराम शाह जो था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, उसकी हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। तो इल्तुतमिश जो था वह तुर्क का रहने वाला था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने इससे पहले जो है इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। तो इसने क्या किया? लाहौर से जो है वो राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया? तो दिल्ली। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि की। तो यह एक पहला शासक था सल्तनत काल का, ठीक है, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत काल का जो है वो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। तो उस समय जो चंगेज खां था वो जलालुद्दीन का जो है पीछा कर रहा था। वो भागते भागते इल्तुतमिश के पास आता है और वह उनके पास शरण मांगता है। लेकिन जब इल्तुतमिश को ये पता लगता है कि चंगेज खां इसका पीछा कर रहा है तो उसने अपने यहाँ इसे शरण देने से मना कर दिया था, ठीक है। अब हम इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य को पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। तो देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने जो है वह कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी के 3 मंजिलों का निर्माण इसने ही करवाया था, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने जो है वह सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो जारी किए थे।
एक का नाम था टका, यह चांदी का सिक्का था, और दूसरा था जीतल, जो तांबे का सिक्का था। तो इसने जो है अरबी के दो शुद्ध सिक्के चलाए थे, एक टाका जो कि चांदी का सिक्का था और दूसरा जीतल जो कि तांबे का सिक्का था। इसके बाद इसने इक्ता प्रणाली चलाई। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, तो इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या होता है कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। धन के स्थान पर जो उन्हें पैसे या वेतन दिया जाता था, उसके बदले इन्होंने क्या किया, तो भूमि देना प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चिहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना गया। तो इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, क्योंकि दिल्ली में विरोध वगैरह हो रहा था, क्योंकि इसने जो है हत्या करके जो है शासक बना था। तो ये विद्रोह को दबाने के लिए अमीरों का इसने दमन किया था। ठीक है, अब हम इल्तुतमिश के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला युद्ध 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध इसने लड़ा था, जो इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। इसके बाद 1217 ईस्वी में मंसूरा का युद्ध, जो कि इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी इल्तुतमिश की विजय हुई थी। इसके बाद 1226 ईस्वी में बंगाल पर इसने आक्रमण किया था, बंगाल विजय। यह इल्तुतमिश और गयासुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। इसके बाद 1227 ईस्वी में मुल्तान पर इसने आक्रमण किया। तो मुल्तान पर इसने आक्रमण किया तो किनके बीच युद्ध हुआ था, तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। इसके बाद 1226 से 1231 के बीच इसने राजपूतों के विरुद्ध जो है अपना अभियान चलाया था, और यह जो युद्ध है वो इल्तुतमिश और राजपूतों के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजय हुआ था। और 1235 ईस्वी में इसने खोखर जनजाति या जाति के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था, जिसमें इल्तुतमिश या खोखर जाति के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में भी इल्तुतमिश की विजय हुई थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तराइन का तृतीय युद्ध। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने दरबार में ईरानी रीति रिवाजों को आरंभ किया, शिक्षा के लिए मदरसा बनवाया, और उसने सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनाया जो भारत में निर्मित पहला मकबरा था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने दरबार में जो है ईरानी रीति रिवाजों का प्रारंभ किया, इसने शिक्षा के लिए मदरसा का निर्माण करवाया, और सुल्तानगढ़ी में इसने भारत का सबसे पहला मकबरा बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। तो इल्तुतमिश अगर किसी को न्याय चाहिए था तो न्याय मांगने के लिए अगर वो आता था तो उसे लाल वस्त्र पहनना होता था। यह परंपरा इल्तुतमिश ने चलाया था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की जो है वह मृत्यु हो जाता है। इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जब जीवित था वो उसी समय अपनी पुत्री, उसकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको उसने अगला अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। परंतु मुस्लिम वर्ग और 40 सरदारों को किसी महिला को वारिस या शासक बनना मंजूर नहीं था। इसलिए 40 सरदारों ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे फिरोज शाह का राज सिंहासन पर जो उसको बैठा देता है। तो ये जो 40 दल चलीसा जो चलाया था इल्तुतमिश, और कुछ मुसलमान वर्गों को ये पसंद नहीं था कि कोई औरत जो है वह शासक बने। तो इसने क्या किया कि इल्तुतमिश के जो सबसे छोटा बेटा था फिरोज शाह,
उसको राज सिंहासन पर बैठा देता है। ठीक है। इसके बाद जो है फिरोज़ शाह किसी काम से दिल्ली से बाहर जाता है, तो रज़िया सुल्तान ने दिल्ली में सुल्तान फिरोज़ शाह की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके लाल वस्त्र पहनकर नवाज के अवसर पर जनताओं के सम्मुख उपस्थित हुई और न्याय की मांग की। इससे जनताओं में विरोध हो गया, जिसके फलस्वरूप रज़िया सुल्तान जो है अगला शासक बनी। तो क्या होता है कि फिरोज़ शाह की अनुपस्थिति, वह दिल्ली में उपस्थित नहीं था। इसी बीच ने रज़िया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र पहन के नवाज के समय जनताओं के बीच उपस्थित होके जो है अपनी कहानी उनको बताता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जनताओं में विरोध फैल जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जनताओं में विरोध होने के कारण रज़िया सुल्तान को अगला शासक बना दिया जाता है। ठीक है। तो रज़िया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठती है। रज़िया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। तो रज़िया सुल्तान जो थी वह दिल्ली की प्रथम जो है मुस्लिम महिला सुल्तान बनी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रज़िया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तो रज़िया सुल्तान ने जो है वो जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार जो है वह नियुक्त करता है। गैर तुर्क को सामंत बनाने से रज़िया के प्रयासों से तुर्क अमीर में विद्रोह हो गया और यह अफवाह फैला दिया कि रज़िया सुल्तान जलालुद्दीन याकूत से प्रेम करती है। इसने जो है जलालुद्दीन याकूत को जो है घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। तो यह एक गैर तुर्क था। इससे क्या होता है कि पूरे प्रजा में यह फैल जाता है कि रज़िया सुल्तान जो है वह याकूत से प्रेम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ रज़िया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौगा यानी काबा एवं कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो इससे जो है वह और विद्रोह होने लगा कि अब पुरुषों की तरह जो है मुंह ढकना वगैरह, मुंह खोल के आने लगी, टोपी पहनने लगी, चोगा लगाने लगी। तो इससे जो है जो 40 सरदार थे, ठीक है, गुलाम सरदार थे, उन सबको ये चीज़ पसंद नहीं था। इसके बाद तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान पर आक्रमण कर देता है। तो ये जो तबर हिंद के दार थे अल्तुनिया, उसको भड़काया जाता है कि तुम रज़िया सुल्तान पे आक्रमण करो। तो ये क्या करता है, तो रज़िया सुल्तान पे आक्रमण कर देता है और याकूत की हत्या कर रज़िया सुल्तान को बंदी बना लेता है। ये क्या करता है कि रज़िया सुल्तान पे आक्रमण करता है और इसके जो घोड़े का सरदार था, ठीक है, तो याकूत की ये हत्या कर देता है और रज़िया सुल्तान को जो है यह बंदी बना लेता है। अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। ये क्या हुआ, तो रज़िया सुल्तान एक चाल चलती है, ठीक है। उस चाल में क्या होता है कि ये अल्तुनिया को अपने जाल में फंसा लेता है, ठीक है, ये अपने जाल में फंसा लेती है और अल्तुनिया से शादी कर लेता है। कौन कर लेता है, तो रज़िया सुल्तान, ठीक है। तो दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। तो यह एक चाल खेलती है, ये सोचती है कि मैं अल्तुनिया से अगर शादी कर लूँगा, ठीक है, तो पुनः मुझे जो है राजगद्दी प्राप्त हो जाएगा, परंतु यह राजगद्दी प्राप्त करने में असफल रहती है। फिर 13 अक्टूबर 1290 ईस्वी को कैथल के पास रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। 13 अक्टूबर 1290 ईस्वी को कैथल के पास रज़िया सुल्तान और इसका जो पति था अल्तुनिया, इन दोनों की हत्या कर दी। हत्या के संबंध में अलग अलग राय है। कुछ का मानना है, कुछ इतिहासकारों का, कि ये 40 जो गुलाम सरदार थे उसी ने हत्या करवाया था। कुछ का कहना है कि डाकुओं के द्वारा हत्या करवा दिया। तो अलग अलग यहाँ पे राय है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है बहराम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक होता है। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह बनता है, यह भी एक अयोग्य शासक है। इनके संबंध में कोई ऐसा बिंदु नहीं है, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जिसे पढ़ा जा सके,
ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नासिर उद्दीन महमूद जो है वो अगला शासक बनता है। 1246 से 1266 के बीच इनका शासनकाल होता है। ठीक है, तो नासिर उद्दीन महमूद धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह जो सुल्तान था वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। नासिर उद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर और कुरान की पंक्तियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। ये क्या करता था, तो टोपी सिलकर बेचता था, साथ में कुरान की जो पंक्तियाँ हैं उनको बेच करके अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिर उद्दीन महमूद से करा दिया। तो ये क्या करता है, जो नासिर उद्दीन महमूद है वह बलबन को जो है अपना वजीर बनाता है और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिर उद्दीन महमूद से करा देता है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है बलबन। बलबन का जो शासनकाल है वो 1266 से 1286 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहता है। तो नासिर उद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का अगला शासक बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। बलबन ईरान का रहने वाला था और इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। तो बलबन जो था वह ईरान के रहने वाला था और इसने अपने दरबार का जो गठन है वह ईरानी परंपरा के अनुसार ही किया था। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया। ईरान का एक त्यौहार है, पर्व है जिसका नाम है नवरोज। इसको इसने अपने राज दरबार में जो है प्रारंभ किया, मनाना शुरू किया। इसने दरबार में सजदा और पेबोस की परंपरा प्रारंभ की। तो इसने अपने दरबार में सजदा और पेबोस की जो परंपरा है उसकी शुरुआत की। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो बलबन जो है वह उस समय जो मंगोलों का आक्रमण होता है, ठीक है, उससे यह दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपने विरोधियों के प्रति अपनाया। ये जो बलबन था उसने रक्त एवं लोह की नीति इनके खिलाफ जो विद्रोह करता था उनके प्रति अपनाया था। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया बताया। तो यह अपने आप को जो है ईश्वर की प्रतिनिधित्व और ईश्वर की छाया बताता था। ठीक है, बलबन ने तुर्क ए चिहलमानी जो इल्तुतमिश ने जिसका संगठन बनाया था दल चलीसा का, इसको इसने क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया। तो बलबन ने तुर्क ए चिहलमानी यानी दल चलीसा को समाप्त कर दिया। ठीक है, बलबन के बाद अगला शासक केकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। तो बलबन के मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है, कौन बनता है, तो केकुबार, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी और इसके बाद जो है वह खिलजी वंश का स्थापना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गुलाम वंश को पूरी तरीके से कवर किया है, एक कहानी की तरह समझा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।